सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर में डेली मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नेतन्याहू की हुकूमत में पड़ी दरार, ज़बरदस्ती फौजी भर्ती पर कट्टर यहूदी पार्टी ने छोड़ा साथ, गिरने की दहलीज पर खड़ी हुई सरकार। गजा में लड़ाई हुई तेज, इसराइली टैंक फटा, 3 फौजी मारे गए, 1 अफसर जख्मी। एक हफ्ते में दूसरे इसराइली फौजी ने की खुदकुशी। गजा की बर्बादी, लाशों की तस्वीरें और बारूद की गंध से जहनी बीमार हो रहे इसराइली फौजी। मिस्र और जॉर्डन ने इसराइल और यूरोपीय यूनियन डील को बताया नाकाम, गजा की मदद अब भी बंद। ईरान ने कहा सीजफायर पर नहीं है एतबार, नई जंग के लिए हर वक्त हैं तैयार। और सीरिया में कबायली लड़ाई के दरमियान इसराइल ने किया हमला, अब तक 30 से ज्यादा हलाक, हालात बेकाबू। चलिए एक बड़ी खबर से करते हैं शो की शुरुआत। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में दरार पड़ गई है। जबरी भर्ती के बिल पर कट्टर यहूदी पार्टी ने उसकी हुकूमत यानी कोएलिशन गवर्नमेंट को बीच में छोड़ दिया है। इसराइल की हुकूमत में बड़ी सियासी हलचल मच गई है। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म नाम की एक कट्टर यहूदी पार्टी ने वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कोएलिशन हुकूमत यानी साझे की हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वजह है यहूदी मदरसों में, जिन्हें येशिवा कहते हैं, वहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स को जबरन फौज में भर्ती करने का बिल। पार्टी के धड़े डगेल हातोहरा ने यह कहा है कि उन्होंने अपने आलिमों से ये मशवरा, यहूदी आलिमों से मशवरा करने के बाद और हुकूमत की वादा खिलाफी के चलते कोएलिशन गवर्नमेंट से अलग होने का फैसला किया है। अब ज़रा फिगर समझिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के पास इसराइली पार्लियामेंट, जिसे कनेसेट कहते हैं, वहाँ सिर्फ 61 सीटों की नाजुक मेजॉरिटी बची है, जबकि टोटल सीटें कनेसेट में 120 हैं। यानी 2 सीट और कम होते ही नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी और 1 सीट और कम होते ही उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा फ्लोर ऑफ द हाउस पर। कट्टर यहूदी पार्टियों का ये कहना है कि यहीवा स्टूडेंट्स को फौज से छूट देने वाला बिल हुकूमत में शामिल होने की बुनियादी शर्त था, लेकिन जब हुकूमत फौजियों की कमी के नाम पर अपने वादे से मुकर गई, उस बिल को फाड़ दिया, तो सरकार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, अब सभी की निगाहें दूसरी कट्टरपंथी पार्टी शास पर हैं। अगर वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट को छोड़ती है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर सकती है, तय मानिए। वैसे कभी सोचिएगा कि जब इसराइल कहता है कि उसके लगभग 500 से 1000 फौजी ही मारे गए हैं, तो फिर उन हज़ारों मजहबी यहूदियों को फ़ौज में भर्ती करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, जिन्हें हमेशा फ़ौज में जाने से छूट मिली हुई थी कि जाओ जाओ तुम अपने मदरसे में इबादत करो। उन्हीं के नाम पर, ये उन्हीं का वोट बैंक है। ये पार्टियां जो गवर्नमेंट में शामिल हैं, तो वो कह रही नहीं, हमारे तो वोट ही इसी बात पर मिलता है कि तुम फौज में नहीं जाओगे गोली खाने। अब तुम फौज में भेज रहे हो तो तुम्हारे गवर्नमेंट में नहीं रहे। खैर, बढ़ते हैं आगे। एक और ज़रा लड़ाई का रुख देखते हैं। गजा के जबालिया में लड़ाई तेज़ हो गई है। इसराइली फ़ौज के 3 जवान हलाक हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं। 1 अफसर बताया गया शदीद ज़ख्मी हुआ है। गजा के जबालिया इलाके में झड़प के दौरान इसराइल के 3 फौजी हलाक हो गए और 1 अफसर को शदीद चोटें आईं। फ़ौज ने बताया ये वाक़या कल दोपहर पेश आया। इन तमाम जवानों का टैंक एक धमाके की जद में आ गया था, यानी टैंक फट गया था। तो फौजी मारे गए 3। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले शक किया गया कि टैंक पर हमास ने रॉकेट हमला किया है, लेकिन बाद में फौज ने कहा कि धमाका शायद टैंक के अंदर गोले का बारूद फटने से हुआ, यानी अपने ही गोले से फौजी मारे गए। ये इसराइली मीडिया कह रहा है। धमाके की वजह अभी तक मालूम नहीं है, अंदाजे लग रहे हैं, तहकीक जारी है। उधर हमास का दावा है कि उसके लड़ाकों ने ही एंटी टैंक मिसाइल और गोलियों की बौछार करके इन फौजियों की जान ली है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल के फौजी सिर्फ मारे नहीं जा रहे, डर के मारे बुरे ख्वाबों से खुदकुशियां भी कर रहे हैं या कुछ दिमागी परेशानियों से। गोलान बेस पर इसराइली फौजी ने खुदकुशी कर ली। वो गजा में जंग लड़ चुका था। बताया जा रहा है कि उसे बुरे ख्वाब आते थे। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि नाहल ब्रिगेड का एक सिपाही 14 जुलाई की सुबह गोलान हाइट्स में एक फ़ौजी बेस पर खुदकुशी कर बैठा। ये जवान पहले गजा में जंग का हिस्सा रह चुका था। आईडीएफ ने बताया, और कुछ हुआ होगा तभी तो इसे उस जगह पर डाल दिया जहां जंग नहीं हो रही थी। आईडीएफ ने बताया कि मिलिट्री पुलिस ने इस इंसिडेंट की जांच शुरू कर दी है। इस महीने खुदकुशी करने वाला ये दूसरा इसराइली फौजी है। 1 हफ्ते पहले डैनियल एड्री नाम के सिपाही ने सफद के करीब बिरिया जंगल में अपनी जान ले ली थी। तो 1 हफ्ते में 2 फौजी खुदकुशी कर चुके हैं, ये ऑफिशियल डेटा है।
वो भी लेबनान और गज़ा की जंगों के बाद शदीद ज़हनी दबाव में था। पिछले हफ्ते वाला वो लेबनान और गज़ा की जंगों के दौरान देखी गई तबाही, लाशों की तस्वीरों और बारूद की बू से उबर नहीं पाया था। ये खुद इस्राएली मीडिया ने लिखा है। ज़हनी तकलीफ़ें इस कदर उसकी बढ़ चुकी थीं कि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चैन नहीं मिल रहा था। उसके घर वालों और दोस्तों ने कई बार बताया था कि वो अंदर से टूट चुका है, लेकिन मदद से पहले ही वो हार मान गया और ख़ुदकुशी कर ली। इस्राएली फ़ौज में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फ़ौज अब भी खामोश है। उसके आला अफसरान अब भी खामोश हैं। फ़ौज में ज़हनी बीमारों की तादाद बढ़ती जा रही है। गज़ा में जिन्होंने अपनों को खोया वो मजबूत होते जा रहे हैं और उन्हें मारने वाले फ़ौजियों में कमज़ोरी इतनी बढ़ रही है कि वो अब खुद की जान लेने पर आमादा हैं। मिस्र और जॉर्डन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल और यूरोपीय यूनियन डील का कोई असर नहीं हुआ है और गज़ा की मदद अब भी बंद है। जो डील हुई थी वो बस अखबारों में छप गई, बातें कोशिशों की अखबारों में, मीडिया में सुर्खी पा गई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इसराइल और यूरोपीय यूनियन की पिछले हफ्ते हुई डील के बावजूद गज़ा में मदद पहुँचने की सूरत नहीं बदली है। ईयू ने कहा तो इसराइल बोला हाँ मदद बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ। मिस्र के मिनिस्टर बद्र अब्देल लती ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन मिडिल ईस्ट मीटिंग से पहले कहा, ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। इधर इस्राएली वज़ीर ख़ारजा गिदियोन सार ने यूरोपीय यूनियन से हुए समझौते का हवाला तो दिया, लेकिन इस पर अमल से जुड़ी कोई तफसील नहीं थी। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमान सफ़ादी ने भी कहा कि गज़ा में हालात तबाही की हद तक पहुँच चुके हैं और इसराइल की तरफ से दी गई कुछ ट्रकों की इजाज़त काफ़ी नहीं है। यूरोपीय यूनियन की फ़ॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने भी माना है कि ज़मीनी हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं आया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली घेराबंदी की वजह से गज़ा की 23 लाख आबादी 23 लाख पीपल, उनमें से करीब 5 लाख लोग इस सितंबर तक कहत का शिकार हो सकते हैं, भुखमरी का, सूखे का। ये हालात है। यूरोपीय यूनियन पर दबाव था कि वो इसराइल के साथ अपनी तमाम ट्रीटीज़ को और तमाम रिलेशंस को ख़त्म करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनसे कह रहे हैं कि आप मदद बढ़ाओ और ये मदद पहुंचाएंगे, अभी ट्रीटी ख़त्म नहीं करेंगे। तो लेकिन उसने कहा हम करेंगे दुनिया के लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। बढ़ते आगे, वेस्ट बैंक की खबर लेना ज़रूरी है। दंगाई और गुंडे बदमाशों की नस्ल के इस्राएली सेटलर्स कुछ अब सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी हमले कर रहे हैं, ज़्यादातर सिर्फ अरबों पर करते हैं। ये इल्ज़ाम वेस्ट बैंक में मौजूद ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने लगाया है। यरूशलेम के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क ने यह कहा है कि पिछले हफ्ते ताइबे शहर में एक कब्रिस्तान और 5वीं सदी के एक चर्च के पास आग लगाई गई। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारी तारीख़ी और मजहबी विरासत पर सीधा हमला है। पैट्रियार्क ने बताया कि सेटलर्स ने कुछ मकानों पर भी हमला किया और लोकल लोगों की इमरजेंसी कॉल्स के बावजूद, ईसाइयों की कॉल्स के बावजूद इसराइली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या है? पुलिस और उन गुंडे दंगाई सेटलर्स की मिली भगत है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका को कम से कम ईसाइयों पर हो रहे इन हमलों के लिए तो सेटलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का खाका तैयार करना चाहिए। मुसलमानों की नहीं करते कोई बात, वरना ये मुल्क अपनी ईसाई आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे अगर इन सेटलर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो कभी सोचिएगा, इन सेटलर्स पर इसराइली फौज कभी एक्शन नहीं लेगी। ड्रूज कम्युनिटी के लिए दिल दुख रहा है सीरिया में। खैर, बढ़ते हैं आगे, ईरान की बात करते हैं। ईरान को सीज़ फायर पर भरोसा नहीं है। नई जंग की सूरत में ईरानी आर्मी हर सिनेरियो के लिए तैयार है। ईरान के दिफाई वजीर यानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादे ने कहा है कि ईरान को इसराइल के साथ हुए सीज़ फायर पर कोई भरोसा नहीं है और अगर कोई नई जंग छिड़ी जाती है तो उसका जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। पीर को तुर्की और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स से टेलीफोन पर बातचीत में नासिरज़ादे ने कहा कि ईरान इस रीजन में जंग या बेचैनी नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मुल्क जंग मोल लेने की कोशिश करेगा, आप बैल तू मुझे मार, तो उसे कुचल देना वाला जवाब मिलेगा, हम उसे रगड़ के रख देंगे। तुर्की के दिफाई वजीर याशर गुलर ने सीज़ फायर पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि न्यूक्लियर मुज़ाकरात का नतीजा एक ऐसा समझौता होना चाहिए जो ईरान के साथ साथ पूरे रीजन के हक़ में हो। अब बात सीरिया की। सीरिया में फ़िरकावाराना झड़पें फिर से भड़की हैं। इसराइल ने भी हमला किया है। सीरिया के शहर स्वेदा में द्रूज़ और बेदुइन कबाइलों के दरमियान
भारी झड़पें हुईं। अब तक इनमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 18 सिक्योरिटी अफसरों की भी मौत हुई है, यानी सीरिया के फौजियों की। ये लोग वहाँ झगड़ा रोकने गए थे। इन पर कुछ हथियारबंद ग्रुप्स ने हमला कर दिया। ये हथियार कौन दे रहा है? शक इसराइल पर। वीडियोज में कुछ ड्रूज मिलिशिया को मारे गए सीरियाई सिपाहियों के पास खड़े देखा गया है, जहां वो एंटी सुन्नी नारे लगा रहे हैं। इलाके में झड़पें जारी हैं और हजारों लोग महफूज ठिकानों की तलाश में हैं। हुकूमत की कोशिश है कि पूरे इलाके में दोबारा कंट्रोल हासिल किया जाए, लेकिन हालात अभी काबू में नहीं हैं। उधर इसराइल ने भी दूसरे मुल्क के मामले में अपनी टांग अड़ा रखी है। इसराइल ने सीरिया के इसी इलाके में सीरियाई फौज के कुछ टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि यह हमला सीरिया की हुकूमत को खुली वार्निंग है और इसराइल अपने ड्रूस भाइयों की हिफाजत करता रहेगा। वैसे इसराइल काट्स से मैं कहूँगा कि जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान बहुत से यहूदियों को उठा रहा है। पहले वहाँ कुछ एक्शन करना चाहिए, फिर द्रूस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसराइल काट्स ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अल-शरा तो अल-शीरा बन चुका है। लेकिन ईरान वो मसालेदार जवाब देगा जिससे जुबान नहीं, इसराइल जल उठेगा। बात इराक की। इराक में अमेरिकी बेस के करीब एक ड्रोन गिराए जाने की खबर है। कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि एक बारूद से लदा ड्रोन पीर को इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिराया गया। ये वही एयरपोर्ट है जहां अमेरिकी फौज तैनात है। ड्रोन को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया, इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस महीने में दूसरी बार है जब इसी जगह ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इस खबर से ये पता चलता है कि इराक में अमेरिका की फौजी लगातार निशाने पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।